हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स, उनको हम लोग दो पार्ट में कवर कर रहे थे। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था और जो बाकी के शेष प्रश्न हैं उनको हम लोग इस पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी के सभी प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक को हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो देखिए, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ प्रधानमंत्री को पूरी सभा का नेता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलिए, उसके बाद 102 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ये आपको पता है, न्यूनतम 25 वर्ष है। लोकसभा या फिर विधानसभा पूछे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे राज्यसभा पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे 30 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। अब यहाँ पर देखिए, संसद सदस्य पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। संसद यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो न्यूनतम पूछा गया तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार हिस्ट्री, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास को हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ बिहार का भूगोल हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स कवर कर लिया है। केमिस्ट्री हम लोग कवर कर लेंगे जल्द ही। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और बिहार के लास्ट एक साल के टॉप 100 करंट अफेयर्स को भी हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो 1/6 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त कोई नहीं। उसके बाद देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो देखिए, ये आपका रहेगा 2026 तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2026 तक सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, 1971 की जनगणना पर, ठीक है, 1971 की जनगणना पर यह आधारित है। और देखिए, इसका जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक जो है संशोधित किया गया है, यानी कि 2026 तक यह यथावत रहेगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में किसके राज्य विधानसभा, ध्यान देंगे यहाँ पर विधानसभा पूछा गया में सदस्यों की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500, यानी कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर के बनेगी, ठीक है। 60 सदस्य न्यूनतम, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है, ठीक है। पुडुचेरी में और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा है। जबकि राज्यों में सिक्किम की सबसे छोटी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश का जो कितना हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का जो है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 68, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका, बताइए, अरुणाचल का हो जाएगा 60, मणिपुर का भी 60 और मेघालय का भी 60। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो पहले क्या था, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय जो समुदाय के थे उनको लोकसभा में मनोनीत करते थे और 12 सदस्य को राज्यसभा में। तो ये तो अभी है, लेकिन इसको जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019, अब उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अब इसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ लोकसभा पूछा गया है, तो ये आपका है अनुच्छेद 330। ठीक है, अनुच्छेद 330, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 332 विधानसभा में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर पढ़िए, अभी मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्रश्न जो हैं उनका उत्तर आपको पता होगा, बस फ्रेंड्स एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। तो देखिए ये होता है वर्ष में कितनी बार, तो कम से कम 2 बार बुलाना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए अंतिम बैठक और आगामी सत्र दोनों के बीच में जो है 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो ऑब्वियसली यह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश में 80 है। उसके बाद बिहार में तो आपको पता ही है, बिहार में कितना है, 40 है। बंगाल में 42 है और मध्य प्रदेश में 29 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपका कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1952 दिया गया, और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो उनकी संख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है, आपको याद भी होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, यह एक अस्थायी सदन है। 6 वर्षों के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। चलिए, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद देखिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसे बी राइट आंसर हो जाए। अच्छा, राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है या निम्न सदन है, जरा पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह अपर हाउस है या लोअर हाउस है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। राज्यसभा भाई भंग कहाँ से हो जाएगा, जब यह अस्थायी सदन है तो इसका विघटन तो होगा ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 12 व्यक्ति जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहाँ, राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं अभी। उसके बाद देखिए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो इसका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। और देखिए ये जो होता है ना लोकसभा का स्पीकर, यह सदन का सदस्य होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो राज्यसभा का सभापति होता है जैसे कि उपराष्ट्रपति, वह सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा संसद के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अच्छा मुझे एक आप बात बताइए कि क्या लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह जो बहुमत वाला जो पार्टी है, जैसे कि अभी वर्तमान में बीजेपी है, तो क्या उसी का होगा या दूसरे दल का भी हो सकता है? जरा आप इसमें सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अभी की स्थिति आप ले लीजिए
कि क्या कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस से हो, तृणमूल कांग्रेस से हो या फिर दूसरे पार्टी से हो, क्या वह लोकसभा का मेंबर बन सकता है? बताइएगा जरा। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा का स्पीकर, मेंबर नहीं, स्पीकर बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है कि नहीं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यहां पर देखिए उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में शायद अभी उपाध्यक्ष कोई नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल, तो यह भी मैंने किया है, इसको आप लोगों ने ध्यानपूर्वक अगर सुना होगा तो 6 महीने, आपको पता भी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्नकाल या सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का समय जो है उसको शून्यकाल कहा जाता है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का जो शब्द है इसको औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई देखिए सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। आम आदमी पार्टी क्या है? तो देखिए आम आदमी पार्टी जो है फ्रेंड्स एक राज्य पार्टी है, एक पंजीकृत पार्टी है और फ्रेंड्स एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, बताइएगा। तो देखिए यह आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन पर मतभेद हो गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और संयुक्त अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 108 में है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ से चुनना है आपको, तो केवल 4 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च जो है फ्रेंड्स हमारा संविधान है। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक क्या है फ्रेंड्स, आपको पता भी है कि यह एक संघ शासित क्षेत्र है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है यह। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? तो सिक्किम को बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, और यह 1975 में बना था भारत का 22वां राज्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार को काट करके एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है क्या? बताइएगा। तो देखिए राज्यों के निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काट करके पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। इसमें सभी पढ़िएगा तो देखिए ये सब गलत है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका एन वेंकटचलैया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए MN वेंकटचलैया दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये आपका भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी, यानी कि उनको लेकर के उस समय 8 थी। अभी आपसे पूछा जा रहा है, अगर अभी पूछा जाए आपसे तो ये टोटल मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 है। ठीक है, CGI को लेकर के 34 है, ध्यान रखेंगे। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 124 जो है इसमें न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये वृद्धि करने की शक्ति जो है ये संसद के पास है, संसद के पास है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 65 वर्ष है और उनकी नियुक्ति का कोई भी निर्धारित उम्र नहीं किया गया, कोई भी उम्र सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया। एक बार जब आप न्यायाधीश बन जाएंगे तो आप 65 वर्ष की उम्र तक बने रहेंगे। चलिए
और उसी प्रकार से अगर हाई कोर्ट पूछा जाता तो हाई कोर्ट में कितना हो जाता, बताइएगा आप कमेंट करके, हाई कोर्ट में कितना हो जाता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिख करके किसको दे सकता है, तो ये त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह लिया गया कहाँ से गया है, तो अमेरिका के संविधान से। देखिए इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर देता है। क्लियर। और न्यायालय की यह जो अधिकारिता है, इसका जो ये पावर है, यही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये उस राज्य का राज्यपाल होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में देखिए अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में अगर हम बात करें तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है जिस राज्य में, इन सब से मिलकर के विधायिका बनी है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, नीचे पढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां अस्तित्व में है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो ये किस में है, अनुच्छेद 175(2) में है। अनुच्छेद 175(2) में है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन वहाँ का विधान परिषद होता है, तो यहाँ विधान पालिका परिषद हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो इसका विघटन जो है किया जा सकता है किसके द्वारा, तो देखिए अनुच्छेद 169(1) के अनुसार, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकती है जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, तब जो है संसद ऐसा कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो है अब कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। देखिए जम्मू कश्मीर में था पहले, अब राज्य नहीं है वो, तो काउंट करेंगे ये 6 राज्य, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर जो है बिहार केवल है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो ये अनुच्छेद 170 है। ठीक है, अनुच्छेद 170 है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 176 क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 178 जो है, अनुच्छेद 178 ये फ्रेंड्स विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। उसके बाद देखिए यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा वो, तो ऑब्वियसली जो है विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा अपना त्यागपत्र। तो देखिए उपाध्यक्ष दिया गया और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी उच्च न्यायालय में यह फैसला दिया गया कि एक ही बार 3 बार तलाक कहने पर एक तलाक होना गैर कानूनी है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना एक गैर कानूनी है, तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए 1994 में इसने यह निर्णय दिया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंतर्गत जो है, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसका अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और यहाँ मुंबई देखिएगा
मुंबई के लिए कौन कौन आएगा, तो मुंबई आ जाएगा यानी कि महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद दमन और दीव आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, दादर और नगर हवेली आ जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक जो है इनके अधिकारिता क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से होना चाहिए था। यहाँ देखिए इलाहाबाद जो है केवल उत्तर प्रदेश के लिए और दिल्ली जो है केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो सी भी होगा और डी भी इसका उत्तर होना चाहिए। उसके बाद देखिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, एक प्रकार का है। तो यह जो है फ्रेंड्स एक टाइटल सूट है। आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़ चैनल आप जब देखते होंगे तो आपने सुना भी होगा टाइटल सूट है। ठीक है, यानी कि स्वतत्व अधिकार मुकदमा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324 है। ठीक है, 324 है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 13। यह प्रधान है इसमें कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जो क्षमता है उसको या तो छीन लेगी या उसको कम कर देगी, न्यून करती है उसको। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो देखिए समवर्ती सूची में जो है इसमें से आपका शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा हो जाएगा समवर्ती सूची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो ये आपको पता है अनुच्छेद 280 है। ठीक है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। चलिए, एन.के. सिंह जो है अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो ये राज्य और केंद्रों के बीच के जो वित्त हैं उन्हीं से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये उस समय का था, तो आप इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। अभी लोकसभा का स्पीकर आप ध्यान रखेंगे ओम बिरला है। अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो ये आपको पता है कि जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, उसी को है। अच्छा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, बताइएगा। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ना फ्रेंड्स वो सही दिए गए हैं। चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं सही दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था उसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो ये जमा किया था 1987 में। 1987 में जमा किया था। ठीक है, और देखिए 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे R.S. सरकारिया, इन्हीं की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। कब, तो 1987 27 अक्टूबर के दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये निर्णय उस राज्य सरकार का होता है जिस राज्य में पंचायत चुनाव कराना हो। पंचायती राज विषय है, तो फ्रेंड्स यह जो है विषय राज्य सूची का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 243 जी है, 243 जी है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची को 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है, 29 कार्यों की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है, तो यह अनुच्छेद 40 है।
अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे आप फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, 2018 में और यहाँ पर देखिए 1994 में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो देखिए इसमें से अगर सही उत्तर चुने तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इनके सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो ये 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन आएगा। तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो इसका प्रधान लक्ष्य जो है वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो यह जरूरी पड़ती है स्थानीय जो लोग हैं उनकी, तो स्थानीय जनता की। उसके बाद देखिए कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो कि सबसे मुख्य कार्य है इसका, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, तो ये सभी हो जाएगा। पंचायती राज को खाली स्थान दिया गया के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जब समिति की सिफारिश पर जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो पंचायती राज का है इन्होंने ही सिफारिश किया था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 1957 में इस समिति का गठन किया गया था। 1957 में भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी हम लोगों ने इसको किया है बलवंत राय मेहता। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। तो देखिए स्वायत्तता बिल्कुल है, लोक सहभागिता भी है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये नहीं लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये है। पूछा गया वैशिष्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशेषता नहीं है। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो राजस्थान हुई थी और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में, राजस्थान के नागौर से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था किसने, तो फ्रेंड्स ये किया था अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए जो है इसको गठित किया था और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो फ्रेंड्स यह है राज्य सूची में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। उसके बाद देखिएगा कि किस या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध जो है किया गया है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सभी में, ठीक है, सभी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सबसे पहले 50% आरक्षण दिया था। उसके बाद देख लीजिएगा किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो उसी प्रकार से बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 2010 तक। देखिए 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत निम्न संविधान संशोधन बिल से हुई। तो ये हुई थी आपका 64वां संविधान संशोधन बिल से, 64वां संविधान संशोधन बिल से 73वां संविधान संशोधन कानून, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये 73वां है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से है। निम्न में से इनमें से कौन विषय पंचायती राज जो है संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्याय के पुनरीक्षण जो है
यह जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है। यह शक्ति जो है यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक को कहाँ लाया जा सकता है? संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, बताइए। तो देखिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में या राज्यसभा में जो है लाया जा सकता है। चलिए, संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान का अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 368 संविधान संशोधन आपको पता भी होगा, केवल लोकसभा में, जबकि मैंने बताया था दोनों में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो विधेयक कब लाया गया था? तो फ्रेंड्स वो 1951 में लाया गया था, 1951 में। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। उसके बाद देखिए पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो काका साहब कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य का राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि वीवीपैट का जो पूछा गया है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण को क्या है? तो देखिए वीवीपैट जो है फ्रेंड्स, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में मतदान के लिए जो प्रयोग किया जाता है वीवीपैट मशीन, यह M3 संस्करण का है। ठीक है, M3 संस्करण का है। तो ये M3 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? तो सबसे ऊपर तो आपको पता है कि आ जाते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वरीयता क्रम एक समान है, बिल्कुल एक समान है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, और देखिए फ्रेंड्स टोटल 195 प्रश्न थे, हमने कवर कर लिया इनको 2 वीडियो में। देख लीजिएगा पहला पार्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।